हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा। अब हम स्टार्ट करने वाले एक नई सीरीज जिसका नाम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे हम, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस की जो गॉस थ्योरम के बेस्ड आए हुए हैं नीट में एज वेल एज सीबीएसई के अंदर। तो दो वीडियो बनाएंगे 10-10 क्वेश्चंस की, जहां पर हम बात करेंगे नीट में 10 क्वेश्चन कौन से बेस्ट आए हुए हैं गॉस थ्योरम के, और 10 क्वेश्चन कौन से बेस्ट आए हुए हैं हमारे सीबीएसई के अंदर। चलिए भाई स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक हमारा है एरिया वेक्टर। आप बोलोगे सर अभी तक जो हमने एरिया पढ़ा था वो हमारा स्केलर क्वांटिटी था, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी का मीन्स होता है कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और एरिया के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हमने पढ़ा था रेक्टेंगल जिसका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, उसका वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं था, लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकाल लिया करते थे, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ करता था। फिर जैसे हमने 3D शेप में आपने क्यूबॉइड पढ़ा, या फिर कोन पढ़ा, या फिर आपने सिलेंडर पढ़ा, उस केस में भी आपने सरफेस एरिया जब निकाला तो वो भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी था। लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक आपको ये पता होना ही चाहिए यदि आप गॉस थ्योरम लगाना चाहते हो, तो ये बेसिक्स के अंदर आता है भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करने वाले हैं एरिया वेक्टर की। अब आप नया टॉपिक पढ़ रहे हो, एरिया को हम एज ए वेक्टर भी ले सकते हैं। दो क्वेश्चन आते हैं सर, पहली चीज तो ले सकते हैं तो कैसे लेंगे, और दूसरी चीज सर हम क्यों लेते हैं, कहां लेते हैं, ठीक है ना। विदाउट एरिया वेक्टर के हम काम नहीं कर सकते क्या, ये भी आपकी बात आती है, जो कि हम धीरे धीरे इसका बीच में आंसर देते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज सर, एरिया वेक्टर होता क्या है। देखिए भाई, एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम, एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम डी एस वेक्टर से। देखिए ये होता है हमारा डी एस। आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनती है, जैसे आपको पता होगा 3 i कैप, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दो चीजों से मिलकर बनती है। तो ये तो हमारा हो गया मैग्नीट्यूड, और साथ में हमने ले लिया है इसकी डायरेक्शन एंड कैप। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एलिमेंट। जिस चीज को आपने एरिया माना हुआ है, छोटा सा एरिया जो लिया होगा, उस छोटे से एरिया का मतलब मैग्नीट्यूड आपको लेना है। दूसरी चीज है, ये है यूनिट वेक्टर। तो इसे क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर किसके अलाउंगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ किसके भाई, आउटवर्ड नॉर्मल। भाई ये चीज बड़ी समझने वाली है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बच्चों को यही समझ में नहीं आता। क्योंकि देखो इसके बाद हमारा जो चैनल है जीरो डाउट करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो बच्चे आप में से इस वीडियो को देख रहे हैं और वो बच्चे जेई और नीट को या एडवांस को बहुत सिंसियरली बात करते हैं, उनके लिए हमने एक स्पेशल चैनल बना रखा है जिसमें हम सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चन को अपलोड करते हैं विद सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया तरीके से हमने उसे मेंटेन कर रखा है, डेली एक क्वेश्चन अपलोड करते हैं। तो आप जाके उसे जरूर देखना, और जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो जेई और एडवांस के क्वेश्चंस करने में आपको मजा आएगा। वहां पर आप बोलोगे सर यदि बेसिक्स क्लियर नहीं हुए होते तो आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। ये चीज आ गई है, दो चीज, मैग्नीट्यूड और दूसरा है आउटवर्ड नॉर्मल। देखो दो चीजें हैं, एक तो नॉर्मल, एक है आउटवर्ड नॉर्मल। यदि कोई 2D शेप है, 2D शेप का मतलब क्या है भाई, जैसे आपके पास सपोज मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल ले ले, ठीक है। रेक्टेंगल में तो परपेंडिकुलर होता है, तो एक काम करते हैं ऐसे ले लो, ठीक है भाई। ये रहा, इसकी यहां पर हम ले लेते हैं 2 मीटर लेंथ ले लेते हैं, और 1.5 मीटर ब्रेथ ले लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए सर, यदि मैं इसकी बात करता हूं डीएस की, तो भाई डीएस तो हमारे पास होने वाला है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये 2 इंटू 1.5 आ गया है, विच इज इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर डीएस। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया। फिर आप बोलोगे सर यदि आउटवर्ड नॉर्मल ना हो, चलो पहले तो हम नॉर्मल की बात करते हैं। ये आपके पास 2D पिक्चर है। अब 2D पिक्चर में इसमें नॉर्मल हो सकता है भाई, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो ये रहा नॉर्मल, ऐसे ये बाहर की तरफ आ रहा है नॉर्मल। आप बोलोगे सर नॉर्मल बाहर की तरफ ही क्यों आ रहा है आपका, नॉर्मल ऐसे भी तो हो सकता था। जैसे भाई आपके पास एक 2D डायग्राम है ना, तो 2D डायग्राम में भाई ऐसे हो सकता है, देखो ये रहा, इस 2D डायग्राम में एक नॉर्मल हो सकता है सर इधर ऐसे, बोर्ड से बाहर की तरफ निकलते हुए। भाई बहुत ध्यान से समझना, ये चीज आप अटकोगे मतलब बाद में जाकर। तो ये रहा हमारा आउटवर्ड नॉर्मल, और ये
इनवर्ड नॉर्मल इन केस ऑफ बोल्ड। बाहर की तरफ ये निकल रहा है, अंदर की तरफ ये जा रहा है। लेकिन सर 2D शेप में बाहर और अंदर तो कुछ होता ही नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यार, आउटवर्ड नॉर्मल जनरली 3D शेप्स के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को समझाऊं मैं आपको, आइए समझते हैं। भाई हमारे पास ना ये है सिलेंडर, सिलेंडर चीज समझ में आ रही है आपको, ये रहा। पहली चीज तो नॉर्मल होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर। इस सरफेस को लेते हैं हम, इस सरफेस को, ठीक है। इस सरफेस पे एक तो रहेगा इधर ये बाहर की तरफ, और यदि इसमें मैं नॉर्मल बनाऊं तो दूसरा जाएगा अंदर की तरफ। तो मेरे को कौन सा लेना है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो जो भी आप सरफेस ले रहे हो उस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है भाई। सपोज सर मैं यहाँ पे ले लूं सरफेस, तो यदि आप ये सरफेस ले रहे हो तो ये रहा आपका आउटवर्ड नॉर्मल। यदि आप यहाँ ले रहे हो तो सर ये रहा मेरा आउटवर्ड नॉर्मल। यदि मैं यहाँ ले रहा हूँ तो ये रहा मेरा आउटवर्ड नॉर्मल। यदि मैं यहाँ ले रहा हूँ तो ये रहा मेरा आउटवर्ड नॉर्मल। यहाँ ले रहा हूँ तो ये रहा आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब कि दो डायरेक्शन दिख रहे हैं। इसमें भी ये बाहर की तरफ निकलता हुआ, यदि ऐसे कर दोगे तो ये अंदर की तरफ जाता हुआ हो गया। तो इस सरफेस पे भी आप नॉर्मल की बात करोगे तो दो बनेंगे, एक बाहर की तरफ और एक इस बॉडी के अंदर की तरफ जाता हुआ। पर हमें चाहिए कौन सा, आउटवर्ड नॉर्मल। इस चीज को हम बना लेते हैं। तो कभी भी यदि आपके पास एक सिलेंडर आएगा तो सिलेंडर में आपके पास मिलेंगे नॉर्मल। कैसे, सपोज मैं इसमें छोटा सा सरफेस ले लूं, छोटा सा सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा उस सरफेस का। और यदि आप इसका नॉर्मल बनाओगे तो भाई ये आ गया नॉर्मल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है भाई। भाई आपको यदि कंटेंट समझ में आता है तो YouTube के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जिस वीडियो पे ज्यादा लाइक्स होते हैं उसको वो ज्यादा रिकमेंड करते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि हाँ भाई टीचर सही पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको एक लाइक कर देना चाहिए, ठीक है। रिक्वेस्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन एक एज ए ह्यूमन नेचर आपको एक काम करना चाहिए, ठीक है भाई। यदि समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो वीडियो बीच में छोड़ के चले जाओगे, उसमें दिक्कत क्या है फिर। इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल क्या रहेगा भाई, इधर ये रहा आउटवर्ड नॉर्मल। और इस सरफेस की बात करोगे तो भाई यहाँ पे आउटवर्ड नॉर्मल आएगा इधर। और इस सरफेस की बात करोगे तो आउटवर्ड नॉर्मल आएगा इधर। ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एरिया तो आप निकाल लोगे। देखो भाई, यदि ये छोटा सा एरिया आप ले रहे हो, इसे पूरा इंटीग्रेट करोगे, यदि इसका पूरा, इस पूरे सरफेस पर आपको निकालना हो एरिया वेक्टर, तो ds। भाई इसका एरिया कितना होगा बताना जरा, ds कितना होगा सर, पाई आर स्क्वायर। और बेटा नॉर्मल वेक्टर टुवर्ड्स राइट, क्या मैं इसे आई कैप लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। तो ये बन गया हमारा एरिया वेक्टर। बात समझ में आएंगे, क्या चाहिए एरिया वेक्टर के लिए, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब देखो यदि इसका एरिया चाहिए मेरे को, देखो ये पूरा, यदि मेरे पास सिलेंडर है ना, और इस सिलेंडर का ये सरफेस पूरा का पूरा, दैट इज व्हाट, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया लोगे इस पूरे का पूरा, मतलब ये पूरा, तो इसका ds वेक्टर क्या आएगा, 2πr(h) होता है ना भाई, 2πr(h) इज अ कर्व सरफेस एरिया। और कहां की तरफ है, इसकी डायरेक्शन नहीं बता पाओगे, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, उसकी चेंज हो रही है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यदि सिर्फ इस वाले पोर्शन का निकालोगे तो इस पोर्शन का आ रहा होगा ऊपर की तरफ, इसे आप बोल सकते हो जे कैप। तो ये 2πr(h) नहीं आएगा, छोटा सरफेस माना है आपने, तो इसको हम ds वेक्टर ही ले लेते हैं, ds ले लेते हैं। पूरे का लेंगे तो आप आगे जाके इंटीग्रेट करना सीखेंगे। इस वाले की बात करोगे तो भाई कितना रहेगा इस पूरे सरफेस का, सर ये ds वेक्टर लेंगे, पूरे सरफेस का पाई आर स्क्वायर आएगा। लेकिन सर वो आई कैप था तो ये माइनस आई कैप है, तो इसे माइनस आई कैप लग देंगे। तो जब कभी भी आपको एरिया वेक्टर निकालना है तो उसमें मैग्नीट्यूड रखोगे और साथ में उसका यूनिट वेक्टर, लेकिन वो कहाँ होना चाहिए, आउटवर्ड नॉर्मल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। यदि हम इसी की बात करें एक क्लोज सरफेस में, और थोड़ा सा एक लेते हैं, कौन सा वाला यूज करते हैं भाई हम, स्फेयर बहुत यूज करते हैं हम। इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा स्फेयर यूज करने वाले हो आप। तो स्फेयर में कैसा रहेगा भाई, ये रहा, छोटे छोटे वेक्टर ले लो, जैसे यहां पर आप लोगे छोटा सा वेक्टर ले लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड है ना ds, और यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल। यदि आप ये लेते हो, इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर हो गया, और इसका आउटवर्ड नॉर्मल परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ये रहा आउटवर्ड नॉर्मल, यहां लोगे तो ये रहा, मतलब समझ में आ गया ना। कहीं पर भी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ये रहा आपके पास, ये रहा एक स्फेयर,
अब इस स्फीयर के आप देखोगे तो ये छोटा सरफेस लिया आपने, जैसे आप ये ले रहे हो, यहाँ पे आप सरफेस बनाए छोटा सा, ये रहा छोटा सरफेस। सर इसका आउटवर्ड नॉर्मल यहां से ऐसे की तरफ। सर यहाँ का बता दो, जैसे ये बनाया छोटा सा नॉर्मल, ये रहा, इसको हम क्या बोलेंगे, डीएस, आउटवर्ड नॉर्मल परपेंडिकुलर ऐसे। यहाँ बना रहे हो तो आउटवर्ड नॉर्मल ये रहा ऐसे, आउटवर्ड नॉर्मल कैसा, इस तरफ। तो जब कभी भी आपको आउटवर्ड नॉर्मल कभी बताना है किसी सरफेस के लिए, तो आप उस सरफेस का परपेंडिकुलर बना सकते हो, विच इज व्हाट, आउटवर्ड नॉर्मल। ये ध्यान रखना है आपको हर केस में। जैसे आपके पास कभी शेप ऐसे ही मिल जाती है, ये शेप आपके पास है, आउटवर्ड नॉर्मल कैसा रहेगा, इसका परपेंडिकुलर इधर, इसका परपेंडिकुलर इधर, इसका परपेंडिकुलर इधर। तो ये सरफेस एरिया लोगे लेंथ इनटू ब्रेथ, ये भी आपको दिख रहा होगा, ब्रेथ और ये लेंथ। और इसका एरिया कहां पर लोगे भाई, इसका एरिया रहेगा इधर। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू डायरेक्शन। तो जब कभी भी आपके पास एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू एरिया। कुछ एरिया वेक्टर भाई हमको थोड़ा यूज करने होते हैं, कुछ जगह पर हमें एरिया वेक्टर यूज कर रहे होते हैं कुछ। जैसे भाई जब कभी एक्स वाई प्लेन हो, आपके पास क्या रहेगा भाई, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब इसका परपेंडिकुलर, तो भाई ऐसे ले लो, ऐसे है ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस और ये रहा इसका परपेंडिकुलर। तो भाई परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में आ रहा है, अलोंग द जेड एक्सिस। तो इसका जो नॉर्मल है वो कहां जाएगा, अलोंग जेड एक्सिस। और क्या बोलते हैं जेड एक्सिस, क्या बोलेंगे, इसका क्या लिखोगे, डी एस वेक्टर इक्वल्स टू डी एस, मतलब इसका एरिया इनटू अलोंग द जेड एक्सिस। क्या बोल यूज करते हैं भाई, के कैप। एरिया कितना मान लेंगे, एक्स और वाई ले लेते हैं, या फिर हम उसे क्या ले लेते हैं, इसको लेंथ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ब्रेथ। तो आप लिख लोगे लेंथ इनटू ब्रेथ के कैप। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो जब कभी भी आपका एक्स वाई प्लेन का एरिया वेक्टर चाहिए होगा तो वो होगा अलोंग द जेड एक्सिस। यदि आप उल्टी बात करो इसका, फिर और कुछ बात करोगे तो जैसे वाई प्लेन है और ये जेड प्लेन है, तो इसका कहां होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स तरफ क्या होता है भाई, आई कैप होता है। और इसी तरीके से आपका रहेगा तो कौन सा वाला, यदि वाई और सॉरी एक्स और जेड मान लो, एक्स और जेड, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो होगा कहां पर, वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस, और उसके तरफ क्या होता है, जे कैप। तो आपके नॉर्मल वेक्टर जो आपके पास जनरली है वो क्या होता है भाई, जो दो एक्सिस, आपने नोटिस कर रहे हो कुछ, देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कौन सी एक्सिस बच गई थी, जेड बच गई थी। तो नॉर्मल कहां पर आया, जेड की तरफ। ये हमारा है वाई और ये हमारा है जेड, कौन सा बच गया था, एक्स एक्सिस। तो ये हमारा क्या है, आई कैप। ये हमारा एक्स और ये जेड क्या बच गया था, वाई बच गया था। तो नॉर्मल हमारा क्या आ रहा है, वाई की तरफ। तो भाई नोट जरूर कर लेना, कभी भी एरिया वेक्टर निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बेटा अभी तक हमने पढ़ लिया है एरिया वेक्टर को, सबको समझ में आया उसके बारे में। आपको सिर्फ ये याद रखना है एरिया वेक्टर निकालने के लिए डी एस, उसका मैग्नीट्यूड और उसका नॉर्मल वेक्टर चाहिए आपको, सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। देखो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है। यदि पॉजिटिव चार्ज की जगह एक पॉजिटिव प्लेट होती तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही होती। और यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर कर रही होती हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए, यहाँ पे ये यूज होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। देखिए बेटा इलेक्ट्रिक मतलब यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात हो रही है, और फ्लक्स का मतलब होता है इट इज सम काइंड ऑफ फ्लो। जैसे वाटर फ्लो होता है तो वाटर फ्लक्स यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो किस तरीके का मतलब है इसका, पहली चीज हम इसको शो करते हैं, जो डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, वो फाई ए से यूज करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा अभी तक आप जो बात कर रहे थे कि सर एरिया के साथ डायरेक्शन की क्या जरूरत है, तो वो अब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में डायरेक्शन क्यों चाहिए उसकी। पहली चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है ये एक मेजर कर रहा है किस चीज का, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया। आप किसी पर्टिकुलर एरिया को लेते हो, देखो भाई ध्यान से समझना इस चीज को। सपोज आपको ये वॉल दिखाई नहीं देगी, यहाँ पर मेरे सामने एक वॉल है, इस पूरी वॉल के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, जिसको आप एज ए इनफाइनाइट वॉल ले सकते हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो आपको पता है पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ आ रही होंगी, यहाँ पे ये डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। यदि मैं इस शीट से, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकालना चाहता हूं, कितनी पास हो रही है, तो जब मैंने यहां से देखा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स 1 2 3 4 इस तरीके से मेरे पास इस सरफेस से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी। फिर जैसे ही मैंने इस एरिया को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो मैंने देखा अब जो पहले 100 हो रही थी अब हो रही है 90। फिर जब मैंने इसे थोड़ा सा और टिल्ट कर दिया, अब हो रही है 50, थोड़ा सा और टिल्ट करा तो अब हो रही है 40, और थोड़ा टिल्ट करने पर हमारी हो रही है 20। बिल्कुल फ्लैट जब ले आए और मैं इसकी थिकनेस को बिल्कुल कम कर दूं, 0 थिकनेस के अराउंड ले आऊं, मतलब एक पेपर ले लूं सिंपल सा, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी 0। अब आप बोलोगे सर मतलब कि जो ये सरफेस एरिया है उसकी डायरेक्शन चेंज करने से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अलग अलग पास हो रही हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ही क्या है, द नंबर ऑफ, इट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलेंगे इसे, नंबर ऑफ, मेजर द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मेजर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो बताता है हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ये हम बात करते हैं। और एक चीज और इन्होंने वर्ड यूज कर रखा है, पासिंग नॉर्मली, पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया, उस एरिया से नॉर्मली कितनी लाइन पास हो रही है। अच्छा मेरी बात समझना, सपोज मैं यहां से ऐसे कर दूं, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, वो ऐसे करके पास हो गई, मतलब वो निकलते वक्त ऐसे हो गई है इस तरह से। तो आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मल ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने कहा ये तो हमें करना पड़ेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो जैसे ये पर्टिकुलर एरिया था जो मैंने नोटबुक ले रखी थी, ये हो गई उसकी लेंथ और ये हो गई उसकी ब्रेथ, ठीक है भाई। अब ये होगा इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है भाई। दूसरी चीज, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी इस तरह से और इसका नॉर्मल था इस तरफ, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहिए पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ कंपोनेंट चाहिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ कंपोनेंट। आपको याद होगा हमने क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, जिसका नाम क्या था, प्लेन वाला, मोशन इन ए प्लेन। तो उसमें जब हमने पढ़ा वेक्टर्स पढ़े थे, तो हम किसी भी वेक्टर को 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। जिसके साथ एंगल बनता है वो ब्रेक होता है कॉस थीटा में, याद आया आप सभी को, कॉस थीटा में। तो हमने क्या मान लिया है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, पहली चीज तो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना। इसीलिए हमने लिख रखा है इफ नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया एलिमेंट, जो आपने छोटा सा एरिया एलिमेंट मान रखा है, दिस इज छोटा सा एरिया जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, डेल्टा एस, मेक्स एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नॉर्मल बना रहे हो इस एरिया से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द एरिया टू द एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई। तो भाई इस ई का नॉर्मल कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस थीटा, और सरफेस एरिया कितना ले रखा है हमने, डेल्टा एस। तो डेल्टा फाई ई की जो हम बात करेंगे वो हमारा आएगा ई डी एस कॉस थीटा। बेटा मुझे एक चीज बताइए, जो हम ये पढ़ते थे ई डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा कौन से टर्म में आता था, स्केलर में या वेक्टर में। आप बोलोगे सर स्केलर क्वांटिटी में आता था, तो हम इसे क्या ले सकते हैं, डेल्टा फाई ई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। अब आगे ना देखो, डेल्टा एस वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर चाहिए आपको यहाँ पर। तो एरिया वेक्टर के लिए भाई ये चीज आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एरिया वेक्टर कहां से निकाला हमने, जैसे हमने पीछे देखा था। तो इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ सपोज आपको, है ना, आप एग्जांपल से समझ जाओगे सर क्या समझाना चाहते हैं। समझ में आया भाई, ये चीज करेक्ट कर लेना, मैंने स्टार्टिंग में लिख नहीं पाया था। इट इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, मेजर ऑफ
ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो आपको यहां से निकालना है। ठीक है, अब मैं एक यूनिफॉर्म फील्ड मानता हूं, इस एरिया के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड है भाई। ठीक है, और यहाँ पे हमने रखा हुआ है एरिया। तो एरिया कुछ ऐसा है, यहां से ऐसे रखा, ये ऐसे और ये ऐसे। भाई इस सरफेस का जो नॉर्मल था वो भी इस डायरेक्शन में ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इस डायरेक्शन में ही है। तो इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन भी यही है, और जो डीएस वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी यही आ रही है। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ डीएस वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर, दोनों डायरेक्शन क्या होती है? सेम। क्यों? डीएस वेक्टर क्या होता था? डीएस इंटू नॉर्मल वेक्टर। तो जो डायरेक्शन नॉर्मल की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? डीएस वेक्टर की। तो बेटा दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है सर? 0। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया है? 0 आ गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड था सपोज 20 न्यूटन पर कूलम। याद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की न्यूटन और चार्ज की कूलम, ये यूनिट हो गई। एरिया वेक्टर का हम बात करें तो भाई ये 2 मीटर था, ये हमारा ये 3 मीटर था। तो अब हमें निकालना है इससे फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसे निकाला जाए? फ्लक्स आप निकाल सकते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। यहाँ पे डेल्टा एस तो है नहीं, पूरा का पूरा एरिया ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम एस लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? ई एस कॉस थीटा। तो ई कितना है बेटा? 20। और बेटा बताइए एस कितना है? 2 इंटू 3, ये हमारा आ गया है 6 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा आ गया कॉस थीटा कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो 20 इंटू 6, ये हमारा आ गया 120। भाई इसकी यूनिट क्या रहेगी? इसकी रहती है न्यूटन पर कूलम, और इसकी रहती है मीटर स्क्वायर। तो 5E हमारे पास जो आ गया है 120 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। बच्चों अभी तक हम पढ़ चुके हैं डेल्टा फाई कैसे निकाला जाता है, उसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी तक। डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ए डॉट डेल्टा एस। यदि हम बात करें तो हमारे पास ई डी एस या ई डेल्टा एस कॉस थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया है। छोटे से एक एरिया से यदि मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो निकाल सकता हूं। यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ये चीज आप मान सकते हो। अच्छा ठीक है, इसमें थीटा हमारे 2 एक्सट्रीम केस रह सकते हैं। एक तो कॉस थीटा हमारा 0 हो सकता है, या थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, और एक केस में थीटा हमारा 90 हो सकता है। जैसे हमारे पास ये सरफेस है, और इस सरफेस से क्या ले रहे हो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जा रही है इधर, और इसका इस सरफेस का जो नॉर्मल है या जो डीएस वेक्टर कह सकते हो, वो दोनों हमारे क्या है? सेम डायरेक्शन में। यदि डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है तो हम क्या बोल सकते हैं? थीटा हमारा 0 रहेगा। तो इस केस में हमारा जो थीटा रहने वाला है वो रहने वाला है 0। तो थीटा 0 हो गया, तो कॉस थीटा 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती है भाई? 1 आती है। तो डेल्टा फाई ई की जो बात की जाएगी दैट विल बी ई डी एस, या डेल्टा एस जो आएगा ये उस केस में लेंगे। तो इस केस में क्या सकते हैं? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड पासिस थ्रू द एरिया नॉर्मली। इस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मली पास होने वाला है उस सरफेस से। ठीक है भाई, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझने वाली है। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है भाई? जब आप, ये आपका एरिया हो गया, ठीक है, इसका नॉर्मल आ रहा होगा इधर, नॉर्मल की डायरेक्शन में क्या रहता है? डीएस वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो एंगल कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या लगोगे? डेल्टा फाई ई इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एस कॉस, बेटा इस केस में 90 आ गया। कॉस 90 0 होता है, तो फ्लक्स हमारे पास 0 जाने वाला है। आप यदि सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ना रहो ना बेटा, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है। अच्छा देखो, आप खुद देखो, आप मेरे को अपना आंसर बताना। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, आप ये मान के रखिए भाई, ये वॉल जो हमारे पास है, राइट साइड की जो वॉल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो भाई उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा वो आ रहा होगा इधर, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। ठीक है भाई, अब ये मेरे पास एक बिल्कुल थिन पेज है। ठीक है, अब इस थिन पेज से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से पास होंगी। आपने लिखा होगा, पहले हमने देखा भी था कि हम ये एज्यूम कर रहे थे इसे 100
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है। थोड़ा सा आपने उसे टिल्ट करा तो ये 90 हो गई, और थोड़ा टिल्ट करा तो 80 हो गई। लेकिन जैसे ही आप इसे ऐसे रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास होंगी इससे? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन या तो ऊपर से ले आएंगे या नीचे से, थिकनेस बहुत कम है। ऐसा हम फॉर्मूले से बेस करा जाए तो क्या होगा, इसका जो नॉर्मल है वो है भाई ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस तरफ हमारा एंगल कितना बनना है? 90। देखो ऐसे ही हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है इधर, और उस सरफेस का नॉर्मल कहां पर आ रहा है? इधर। तो ये एंगल जो बनना है वो हमारा क्या बनना है? 90 डिग्री बनना है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये कंडीशन ओवरऑल हमें समझ में आ रही है। तो थीटा हमारे पास 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, और उसके बीच में भी एंगल मिल सकते हैं हमें अलग अलग। या मैं भी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, चलिए अब एक केस ये है कि सर जो यहाँ पर आप डेल्टा एस ले रहे हैं वो कितना बड़ा एरिया है, कितने बड़े के लिए आप यूज कर सकते हैं। देखिए भाई, दो चीजें हमारे पास हैं, इस पूरे चीज के अंदर कितने वेरिएबल है वो आइडेंटिफाई करो। देखो यदि आप वाकई में एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो तो सोचा करो, जैसे फ्लक्स निकालने के लिए सर ने एक फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला है भाई? सर ने बोला है कि भाई ई डेल्टा एस कॉस थीटा। भाई यदि मैं फ्लक्स चेंज करना चाहता हूं तो मेरे पास 3 वेरिएबल निकल कर आए। कौन कौन सा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो यूनिफॉर्म हो सकता है, दैट मीन्स वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट। दूसरा केस क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो पहला केस तो वो ले लो जिसमें आपने इन दोनों को कांस्टेंट रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रख दिया। और क्या कर सकते हो दूसरे केस में कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था वो नॉन यूनिफॉर्म रख लिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, एरिया बदल सकते हो आप। तीसरा हमारे पास वेरिएबल है दैट इज थीटा। तो फ्लक्स निकालने में हमारे 3 वेरिएबल ओवरऑल काम करते हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा एरिया, और तीसरा है थीटा। तो थीटा हम चेंज करके देख चुके हैं, 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, चेंज कर लेंगे। एरिया छोटा हो सकता है और बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है और बड़ा हो सकता है, वो आप कितना भी वेरी करा सकते हो। नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो अभी तक हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे थे वो यूनिफॉर्म मान रहे थे। अब हम केस लेते हैं जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, और किसी पर्टिकुलर एरिया से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जा सकता है वो हमें देखने वाली बात है। तो अब हमारा केस आता है भाई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स कितना होगा। बच्चों अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सरफेस रख दिया है, और उस सरफेस को रखने पे आपने देखा हर सरफेस से, मतलब आपने क्या करा, ये पूरा हमारे पास क्लोज सरफेस था, उसको आपने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उसे ब्रेक कर दिया। जैसे ये हमारा डेल्टा एस 1 है, ये आप छोटा सा काटोगे तो डेल्टा एस 2 हो जाएगा, और छोटा सा काटोगे तो डेल्टा एस 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इनफाइनाइट स्मॉल छोटे छोटे से वेक्टर्स, छोटे छोटे सरफेस कट कर रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। और हर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए यहां से हमने E1 मान लिया है, यहां से आप मानोगे तो हमने E2 मान लिया है, और यहां से मानोगे तो हमने E3 मान लिया है। इस तरीके से डायरेक्शन ये उधर होगे तो सारी की उधर हो सकती है, या फिर अलग भी हो सकती है, वो चेक करने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हमारी बात ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहली चीज तो हमारी है कि स्केलर क्वांटिटी है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे मान लिया आपने? भाई ऐसा ऐसे मान लिया, पहली चीज तो डेफिनेशन उसकी क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब नंबर ऑफ नंबर्स तो हमारे स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी चीज हमने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है? डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा एस। डॉट प्रोडक्ट है ना हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर होता है, तो हमारे पास जो डेल्टा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमें एक चीज क्लियर हो गई। अब हमने क्या करा है, मैंने आपको बताया, पहली चीज तो हमने इस पूरे सरफेस को n नंबर ऑफ छोटे छोटे सरफेस में कट कर लिया। तो क्या माना हमने, वी कैन डिवाइड द सरफेस इनटू स्मॉल एलिमेंट्स। पहले वाले का डेल्टा S1, डेल्टा S2, उस तरीके से आप डेल्टा Sn तक जा सकते हो। n नंबर ऑफ छोटे छोटे एरिया आपने मान लिया है। लेट द कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि मैं कोरस्पॉन्डिंग मतलब जैसे जिसका आप एरिया डेल्टा S1 मान रहे हो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लोगे, जिसका डेल्टा S2 मान रहे हो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लोगे। इस तरीके से En जिसका मान रहे हो उसका होगा डेल्टा Sn का En आपका रह जाएगा। ठीक है भाई, टोटल फ्लक्स की बात की है तो भाई टोटल फ्लक्स हमारे पास जो आएगा उसे हम फाई E लिख लेते हैं क्योंकि हम निकालने वाले हैं टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो डेल्टा नहीं लिखेंगे, तो क्या रहेगा हमारे पास, E1 डैश वेक्टर डॉट डेल्टा S1 प्लस E2 वेक्टर
डॉट डेल्टा एस टू E3 वेक्टर डॉट डेल्टा S3 अप टू सो ऑन En वेक्टर डेल्टा Sn वेक्टर आपके पास आ गया। ठीक है, ये वाली चीज हमारे पास आ गई। इस चीज को जब हम दो बहुत सारी चीजों को सम की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं भाई हम उसे, समेशन ऑफ EI डेल्टा SI डॉट प्रोडक्ट। आई की वैल्यू कहां से है, आई की वैल्यू सबसे छोटी है 1, तो आई इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक है, n तक है। बेटा यदि मैं मान लूं कि ये बहुत, देखो हम क्या मान रहे हैं, n आपके पास n नंबर्स में कट कर रहे हैं। यदि हम ये मान लें कि बहुत छोटा डेल्टा ले रहे हैं, बहुत छोटा एरिया ले रहे हैं, जब एरिया बहुत छोटा लोगे तो जितने नंबर ऑफ डिवीजन है वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। व्हेन डेल्टा एस टेंड्स टू 0, इफ व्हेन डेल्टा एस टेंड्स टू 0, बहुत छोटा एरिया लोगे तो जो n ले रहे हो वो n टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ या ना, n इज अ नंबर ऑफ डिवीजन, इसको आपने काट रखा है। यदि डेल्टा एस जो छोटा सा एरिया ले रहे हो वो बहुत छोटा कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा ये। और इस केस में आप इसे ले सकते हो फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस लिख सकते हो, क्योंकि जब एरिया बहुत छोटा होगा तो डेल्टा एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एस वेक्टर में। और इसे आप लिख सकते हो सरफेस इंटीग्रल, क्या बोलते हैं इसे हम, सरफेस इंटीग्रल। दिस इज सरफेस इंटीग्रल। बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपको। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया है वो आया है ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस, जो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो ई डॉट डी एस है। ये बेटा आप कहीं पर भी लगा सकते हो जहां पे आपका मन करे। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बन चुका है। एरिया छोटा है बड़ा है, इंटीग्रेट तो करना है तो इंटीग्रेट तो आप कहीं से भी कहीं तक कर सकते हो। जनरली ये वाला फॉर्मूला आप क्या किसमें लगता है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन यूनिफॉर्म है तब भी आप उसे रख सकते हो, क्योंकि जब यूनिफॉर्म या कांस्टेंट टर्म होती है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, तो आप उसे बाहर निकाल देना। उस तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, इसकी आपने एसआई यूनिट लिख ली है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला क्या था, ई डॉट डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज से आया है। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था, ई डॉट डी एस है ना, ये आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, कहां से आया फॉर्मूला, ये E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज पड़ा था, ये न्यूटन ये कूलम डॉट ये मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हमारी आ गई एसआई यूनिट। इस तरीके से आप इसे ले सकते हो, ये बेसिक है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और पढ़ी हमने, वोल्ट पर मीटर, है ना, और मीटर स्क्वायर। इससे एक काट दोगे तो वोल्ट मीटर भी आ सकती है। दैट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये भी आप यूज किया जा सकता है। ठीक है ना भाई। तो ये हमारा ओवरऑल आइडिया था किस चीज का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब भाई हम प्योरली बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा एरिया वेक्टर पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपके पास, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है ना। तो पहली चीज ये कह रहा है कि एरिया वेक्टर, सर डीएस वेक्टर को हम ले सकते हैं डीएस और एन वेक्टर। ठीक है, तो हमें नॉर्मल पता होना बहुत जरूरी है, मैंने आपको नॉर्मल समझाया भी था। उसके बाद सर आपने पढ़ रखा है डेल्टा फाई ई, जिसको हम ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर लिख सकते थे। इसको और लिख सकते थे ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ये डेल्टा फाई की एक और फॉर्मूला था। फिर लास्ट आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, ये वाली चीज जनरली हम सबसे ज्यादा फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे। आइए सबसे बेसिक क्वेश्चन से बात करते हैं हम। ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन भाई ये कह रहा है, इफ, पहला क्वेश्चन समझना भाई, ये कह रहा है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है बेटा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 6i कैप 3j कैप और 5k कैप करके इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। तो एक भाई आपके पास YZ प्लेन में एक एरिया रखा हुआ है जिसका एरिया कितना है 20 यूनिट्स। तो ये तो हमारा हो गया DS 20 यूनिट्स। लेकिन आपको पता है हमें क्या चाहिए होता है, हमें वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। तो पहले इसका नॉर्मल बताइए, ये कहां पर भाई रखा है, ये YZ प्लेन में, ये Y हो गई और ये हो गया Z। आपको बताया था मैंने, यदि
प्लेन आपका वाईजेड प्लेन है, तो नॉर्मल कहां पर होगा बेटा? अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो ये आपका जो नॉर्मल वेक्टर आ रहा है वो क्या होगा? आई कैप आ गया, क्योंकि आई कैप ही क्या होता है? अलोंग द एक्स एक्सिस। तो डीएस वेक्टर कितना आ गया बेटा हमारे पास यहाँ पर? 20 आई कैप आ गया। दिस इज द डीएस वेक्टर। समझ गए? क्या निकालना था बेटा हमको इसमें? हमें भाई इसके अंदर निकालना है व्हाट? फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बताइए। तो डेल्टा फाई या फिर फाई जो आ रहा है टोटल एरिया से, वो कितना आ रहा है? ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। या फिर यदि छोटा नहीं है तो 20 यूनिट्स का है, तो आप इसे डेल्टा एस भी लिख सकते हो। ऐसे कर लो इसे, डेल्टा एस। समझ गया भाई? ई कितना है? 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप डॉट 20 आई कैप। आपको डॉट प्रोडक्ट इसमें बहुत ज्यादा यूज करना है, तो कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई की वैल्यू जो होती है बेटा वो 0 होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो 6 आई को 20 आई से डॉट करना है, तो 6 इंटू 20 120, 120। एक आई डॉट आई, बेटा आई डॉट आई कितना होता है? 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस 3 इंटू 20, बेटा ये 60 आ गया है। जे डॉट आई ये हमारा 0 हो गया, प्लस 5 इंटू 20 100 हो गया है, और ये के डॉट आई ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो ये 0 ये 0 ये हमारा 120 आ गया है। तो 120 यूनिट कौन सी लेना चाहोगे आप? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर हमारा फ्लक्स आ गया है। तो जब कभी भी आप फ्लक्स निकालना चाहते हो और आपको ये कभी कहता है वाई जेड प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, जिसमें यही कह रहा है, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है आपको। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 100 मीटर स्क्वायर। एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। तो एक एरिया है आपके पास जिसका क्या है, आप बताइए भाई इसका आंसर क्या रहेगा? 100, ठीक है ना? इसका 100 मीटर स्क्वायर है, 100 मीटर स्क्वायर। और कहां पर है बेटा? ये हमारा है एक्स वाई प्लेन में। तो ये एक्स हो गया और ये हमारा क्या हो गया? वाई। तो इसका नॉर्मल कहां पर होगा? अलोंग द जेड। तो नॉर्मल वेक्टर जो आएगा वो आ गया हमारा के कैप। ये हमारा सिंपल आ गया है। और इसका जो डीएस वेक्टर आने वाला है वो आ जाएगा 100 के कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 8 आई कैप, 4 जे कैप और 3 के कैप। तो बेटा जब फाई ई निकालोगे आप क्या करोगे? ई वेक्टर डॉट, सॉरी इसे डेल्टा ई लिखो, क्योंकि बड़ा एरिया हम ले रहे हैं, डेल्टा एस वेक्टर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है जब दो अनकॉमन यूनिट वेक्टर लेते हैं, मतलब दोनों सेम नहीं होते, उसका वेक्टर डॉट 0 आता है। तो आई को कैसे करेंगे? तो अनकॉमन है, तो इसका इसका वेक्टर 0। जे को कैसे करेंगे? तो भी 0। के को कैसे करेंगे? के को कैसे करेंगे तो कितना आता है? 1। तो 3 इंटू 100, 300 आ गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपके पास पहले बेसिक क्वेश्चन तो आपके पास ऐसे मिल सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? देखो अभी आप क्या कर रहे हो कि डेल्टा एस को आपको निकालना पड़ रहा है कि वो डेल्टा एस वो सिर्फ क्या बता रहा है? एक्स वाई प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, इस तरीके से, ठीक है ना? दूसरा केस क्या हो सकता है? वो दोनों ही वेक्टर में दे दे पूरे पूरे। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में दे रखा है 5 आई कैप, 4 जे कैप। बेसिक भाई कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए आपका। -4 के कैप इनटू में बेटा हमारा आ रहा है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये आ सकता है, ठीक है भाई। और डेल्टा ऐसा में दे रखा है 2 आई कैप माइनस जे कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर आ गया। क्या कह रहे हैं भाई? फ्लक्स निकालिए। तो फ्लक्स का तो बेसिक फॉर्मूला है भाई हमारे पास, E इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ भाई, हम धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते रहेंगे क्वेश्चन का। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, है ना? तो 2 आई को मल्टीप्लाई करना है 5 आई के साथ। तो आई डॉट आई क्या होता है? 1। तो 2 इंटू 5 भाई हमारा आ गया 10। फिर 2 आई को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो आई को जैसे करेंगे तो 0, आई को कैसे करेंगे तो भी 0 आ गया। माइनस जे को करेंगे इसके साथ तो भी 0, माइनस जे को इसके साथ करेंगे तो -4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जे डॉट जे कितना होता है भाई? 1 होता है। सेम होंगे तो 1 इंटू बेटा यहाँ पे 10⁵5 है और यहाँ 10⁵
-2 है। सॉल्व करोगे तो 10 - 4 6 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर और वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं हम 6 × 10⁻³ या फिर ये भी यूनिट लिख सकते हो, दोनों में आपकी मर्जी है जो लिखना चाहते हो। ठीक है भाई, ये हमारा बेसिक आंसर आ गया है। और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। आप क्या कर देता है काफी बार, वो एरिया जो आप दे रहे हो उसका एंगल थोड़ा ऊट पटांग तरीके से देगा। आप बोलोगे सर ऊट पटांग तरीका क्या होता है? चलो मैं देखता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा क्या है ऊट पटांग तरीका। ये कह रहा है, एक इन्होंने भाई पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और इन्होंने कहा है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है भाई, फिर कह रहा है और एक स्क्वायर एरिया है, स्क्वायर एरिया है, तो स्क्वायर एरिया है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है भाई इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये हो गई इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं, ध्यान सुनना भाई। पहली चीज तो ये कह रहा है व्हाट वुड द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ प्लेन मेक्स द 30° एंगल विद द एक्स एक्सिस। जो प्लेन है वो 30° बना रहा है भाई, जो ये प्लेन है ना वो ये एक्स एक्सिस हो गई, क्योंकि ये क्या कर रखा है इसने आई कैप दे रखा है ये। ठीक है, ये हमारा है इतना आई कैप न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, तो ये अलोंग 5 × 10⁻³ आई कैप है। ठीक है, ये इसने कहा है जो ये प्लेन है वो 30° बना रहा है। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा वैसे बताता हूँ एक एग्जाम्पल के तरह। देखिए भाई, ये तो हमारी हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और प्लेन बना रहा है एंगल ऐसे, ये रहा। तो ये एंगल जो है वो किसका है? प्लेन का। किसके साथ? जैसे ये ऐसे ले लो, तो उसने ये वाला एंगल जो है ये एंगल इज 30°। लेकिन बेटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के एंगल का नहीं चाहिए होता, प्लेन का एंगल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? नॉर्मल का। तो भाई इसका नॉर्मल कौन सा वाला होगा? ये वाला, इधर इधर नॉर्मल तो इधर होगा। तो ये यदि 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 60° हो गया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल किसी भी चीज के लिए परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला एंगल 30 है और ये वाला एंगल क्या बचा? 60°। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो एंगल क्या लोगे? 60°। तो थीटा इज इक्वल टू क्या दे दिया है इसने? 60°। काफी बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन जो देगा वो आपको उसमें आपको लगेगा उसने एंगल सही दे रखा है, पर एक्चुअली में एंगल सही देता नहीं है, आपको एंगल चेंज करना पड़ जाएगा। तो फाई हमारा आएगा E ΔS cos थीटा। तो E हमारा 5 × 10⁻³ आई कैप है। ये इन्होंने स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड है भाई हमारे पास, व्हाट इज द साइड? 10 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। तो पहले तो एरिया बताइए इसका, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 10 × 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आएगा? 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर डेल्टा ऐसा आ गया, दिस इज 10⁻²। ठीक है भाई, तो इंटू 10⁻²। आई कैप ने लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एंगल ले रहे हैं, और यहाँ पे जो कॉस आएगा वो कितना ले रहे हैं भाई हम? दैट इज 60°। दे हमें कितना रखा है? 30°। ठीक है, मैं बोल दूंगा ये वाला क्वेश्चन वो टाइप करके लगा देंगे इसमें। ठीक है, दोनों पार्ट से कर लेना और आंसर के साथ। तो ये हमारा आ जाएगा 5 × 10⁻⁻1, सॉरी 1 बचेगा ना, 3 में से 2 इंटू cos 60 वाज व्हाट? 1/2। तो ये 50/2 25 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आपका एरिया है, दैट इज 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका आंसर आ गया है। बच्चों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर जो 3 या 4 मार्क्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और जो आए हुए हैं सीबीएसई के अंदर, और हम ये भी देखेंगे नीट के अंदर और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी नीट लेवल में भाई जो आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो नीट का, उसमें 2 4 5 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। तो यदि आपको नीट की फिजिक्स बहुत अच्छी करनी है तो एटलीस्ट जेईई मेन से क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए, एटलीस्ट आपका उतना लेवल होना चाहिए। वो लेवल आपका होगा तो नीट का पेपर आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, तो जो 2 4 अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो करने में भी आप बहुत अच्छे से
सक्षम बन जाओगे। ठीक है भाई, तो ये हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पे हमारे नए हैं और उन्हें नहीं पता है, हमारा एक नया चैनल है, एक और चैनल है जीरो डाउट्स करके, आप सर्च करोगे तो उसमें हम लास्ट ईयर्स के जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस अपलोड करते हैं डेली बेसिस पे एक। ठीक है भाई, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख लीजिए उस पे आपको कंटेंट क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो देखते हैं। चलिए भाई, इसकी बात करते हैं। एक सिलेंडर इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। तो भाई ऐसा है, जैसे हमने ये सिलेंडर बना दिया है, ये ना हमारा सिलेंडर इस तरीके से, ठीक है। और इस सिलेंडर में जो आप देख रहे हो, ये आपकी जो एक्सिस है ऐसे, जी ये हो गए सिलेंडर की एक्सिस। कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द फील्ड। तो सिलेंडर की एक्सिस ये होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी भाई आपके पास इधर ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में दिख रही है, मतलब पैरेलल होगी या उसी डायरेक्शन में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सर कैसे हम बना सकते हैं? आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर एक शीट ले लो और वो शीट पे आप पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम करेगा। ठीक है भाई, चलिए आपसे कहा गया है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए थ्रू द सिलेंडर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब भाई सिलेंडर के जनरली 3 पार्ट होते हैं, 3 सरफेस होते हैं, पार्ट भी नहीं बोलूंगा, 3 सरफेस। देखिए 3 सरफेस कौन कौन से? एक तो हमारे पास जैसे ऐसे दिख रहा है ना ये सिलेंडर, तो एक तो हमारा है लेफ्ट सरफेस, ठीक है, लेफ्ट प्लेन सरफेस, राइट प्लेन सरफेस, और ये कर्व्ड सरफेस वाला पार्ट हो गया, या सर्कुलर पार्ट वाला जो है वो। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पहले हमें निकाल दें। तो टोटल फ्लक्स लिखेंगे ऐसे, आप लिख सकते हो टोटल फ्लक्स किससे? थ्रू द एंटायर सिलेंडर, पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो भाई हमने क्या कर लिया है, फ्लक्स निकालना है हमको टोटल वाला। 3 सरफेस दिख रहे हैं, तो क्या करते हैं, इस सरफेस में छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, छोटा सा, यहाँ पे भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, छोटे से हिस्से का निकाल लेते हैं, बड़े के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, और यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। ठीक है भाई, ऐसा कुछ आ गया। तो इसका सरफेस हम ले लेते हैं ds, ये भी छोटा सा ये ds ले लेते हैं, इसका भी छोटा सा ds ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो भाई इसका नॉर्मल कहां पर होगा? वो होता है आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये रहेगा आउटवर्ड नॉर्मल, तो इसका इधर होगा, ये रहा नॉर्मल। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बेटा इधर का है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनना है? 180। इस सरफेस को 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, इसको 3 लिख देते हैं। इसका नॉर्मल कहाँ होगा बेटा? नॉर्मल ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है बेटा? इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल कितना बनना है? 90 डिग्री। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और नॉर्मल भी इधर है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनना है? यहाँ एंगल बनना है 0। प्रेजेंटेशन का भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन ढंग से देखना। सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, पहले ऐसे ही, ये सरफेस इंटीग्रल कौन से वाले के लिए बेटा? लेफ्ट प्लेन सरफेस, ठीक है बेटा, प्लस ई डॉट डी एस क्या लोगे बेटा? क्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल राइट प्लेन सरफेस प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये किसके लिए बेटा? कर्व्ड सरफेस के लिए, ठीक है। डॉट वेक्टर लिखा हुआ है, तो भाई डॉट को हटाकर क्या करें? कॉस की फॉर्म में लिखते हैं इसे। तो कॉस की फॉर्म में जैसे आप लिखोगे तो यहां से स्टेप लिखना भाई, टोटल फ्लक्स जो हम निकाल रहे हैं वो लिखोगे बेटा, लेफ्ट सरफेस में बताइए एंगल कितना बनना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी, नॉर्मल इधर, एंगल हमारा बनना है 180। तो आप लिखोगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो ई डी एस कॉस 180 आ गया बेटा, कौन से वाले के लिए? लेफ्ट सरफेस के लिए, लेफ्ट प्लेन के लिए, प्लस बेटा इस वाले के लिए बात करोगे तो, अच्छा राइट प्लेन है पहले, तो ई डी एस यहाँ कॉस 0 आ रहा है, प्लस और ई डी एस कॉस 90 आ रहा है, कौन सा वाला? 3 थे ना, देखो लेफ्ट प्लेन के लिए ये आ गया 180, राइट के लिए हमारा 0 आ गया, और इसके लिए हमारा आ रहा है 90। भाई कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा।
ठीक है भाई, हाँ या ना? इसकी बात करते हैं, लेफ्ट प्लेन की बात करते हैं। चलिए लेफ्ट प्लेन का बताइए। फाइव ए लेफ्ट प्लेन में हमारा बनना है cos 180। cos 180 की वैल्यू बताओ बच्चों फटाफट जल्दी से। -1। और ई कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ई बाहर आ गया, -1 भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds बच गया है प्लस cos 0 1 होता है, ई कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लो, ds बच गया है। अच्छा, इस छोटे से ds का यदि मैं इंटीग्रेट करना चाहूं तो क्या आ जाएगा? ये पूरे का एरिया आ जाएगा। इस छोटे से का इंटीग्रेट करना चाहो तो ये पूरे का एरिया आ जाएगा। क्या आएगा? -e, इसका एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस ए इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये -e पाई आर स्क्वायर, ये +e पाई आर स्क्वायर, दोनों काट दो तो कितना आ गया? 0 आ गया, 5e आ गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कंप्लीट क्लोज्ड सिलेंडर प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडीशन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी आप इस चीज को यूज कर सकते हो। ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो तो तब भी आप 0 लिख दो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो भाई यार एक लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है? और दूसरी चीज, शेयर करो अपने दोस्तों में। आपका एक तो एटलीस्ट अच्छा दोस्त होगा जिसको आप पास करवाना चाहते हो अच्छे मार्क्स से, उसका नाम देख के उसे शेयर कर दो। चलो भाई देख, तेरे लिए अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ, मैं तो अच्छे मार्क्स लाने वाला हूँ, तेरे को भी लाना है। ठीक है भाई, धन्यवाद।